Hey everyone, so my name is Nishit and you are watching Code Health Flutter Development Series and we are back with another video। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जो पीछे से अभी तक पढ़ते हुए चले आ रहे थे ना, धीमे धीमे करके हम पढ़ रहे थे। कल हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिए हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक फाउंडेशन, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यार अब इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। सिंस आई लिव इन कानपुर, मुझे धीमे धीमे मज़ा नहीं आता है एंड अब इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो होल्ड टाइट एंड गेट टुगेदर। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर वही चीज़ें हैं सारी जो हमने लास्ट वीडियो तक कर ली थी। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें क्योंकि वो सारी चीज़ें अब यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनकी नॉलेज होना पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जो ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात होती है तो हमें जब ऊप्स कॉन्सेप्ट लगाना होता है उसका बेसिक मतलब यही होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट अलग से बना करके रखना है और उसे किसी तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है। तो वो तरीके पर हम बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिलकर बनता है क्लासेस से एंड कंस्ट्रक्टर्स से। तो देखो, ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की नीड होती है और कंस्ट्रक्टर बनता है क्लास से। तो हम पहले देखेंगे क्लास को बनाना, उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम पूरे कंस्ट्रक्टर और क्लास के सेट को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतनी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद हम उसको रियल वर्ल्ड में भी एक प्रोजेक्ट बना करके देखेंगे। ऑल्दो वो प्रोजेक्ट हमारी प्रोजेक्ट्स की काउंटिंग में नहीं आता, बहुत सिंपल सा होगा, लेकिन उसे हम बनाकर इसलिए देखेंगे ताकि हमें इसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहले हम बना लेते हैं अपनी क्लास। तो देखो, क्लास को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस हमें लिखना होता है क्लास और क्लास के साथ हमें उसका कोई नाम दे देना होता है। अब ये डिपेंड करता है अपने पर, हमें क्लास का क्या नाम रखना है। तो हमें क्लास का नाम रखना है, मान लीजिए हम क्लास का नाम रखते हैं क्लास। तो ये हमने जब क्लास का नाम क्लास रख दिया, फिर वही बात आ गई कि उसने नहीं माना, क्योंकि वो एक कीवर्ड होता है क्लास, जो कि हम किसी भी वेरिएबल के या फंक्शंस के या मेथड के नेम में नहीं दे सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता लग जाए। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लासेस होती हैं ना, उनकी नेमिंग शुरू होती है कैपिटल लेटर से। तो ये जब हम कैपिटल लेटर करके डिफाइन करेंगे तब इसको एक क्लास माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब एक ब्रैकेट लगा दिया और ये क्लास बन करके रेडी हो गई हमारी। अब जो हमें अंदर डिफाइन करना है वो है, मान लीजिए कोई दो वेरिएबल हो गए, एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग का नाम हमने दे दिया, नेम दे दिया और इसमें हमने कुछ नाम दे दिया इसका रोल नंबर। अब देखो, जैसे मैंने रोल नंबर को डिफाइन किया हुआ है तो ये रोल नंबर, रोल और नंबर दोनों को एक साथ लगा दिया है, पर इस तरह से नेमिंग देना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो n है इसे हम कैपिटल लिख देंगे। तो देखो, ये तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं कैमल केसिंग। जैसे कैमल का सिर नीचे होता है और पीठ ऊपर होती है, सेम उसी तरह से हमें कितने भी वर्ड लिखने होते हैं हम इसी तरह से लिखते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे तो नंबर छोटा रहेगा और 1 का O कैपिटल रहेगा, और अगर हम 2 लिखेंगे उसी के आगे लगा करके तो 2 का T बड़ा होगा। इसी तरह से हमें जितने भी वर्ड कंबाइन करने हैं सबको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे और ये मिला करके एक वर्ड बना देंगे, उसको बोलेंगे हम कैमल केसिंग नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, ये हो गया जब हमारे पास। और एक और होता है, एक होता है ये जो R छोटा, इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपर कैमल केसिंग। वो जो थी वो लोअर कैमल केसिंग थी और ये है अपर कैमल केसिंग। इसके साथ एक और चीज़ यूज़ होती है जिसमें हम बीच में अंडरस्कोर लगा करके दो वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं एक साथ। खैर, हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसी अपने रूटीन से चलते हैं। नंबर, और ये ऊपर एरर दिखा रहा है, स्ट्रिंग में हमने R नहीं लगाया, R लगा देते हैं इसमें। तो ये दो वेरिएबल हमने इसमें डिफाइन कर दिए हैं। अब देखो, हमें क्या करना होगा, सेम फंक्शन वाली बात आती है, लेकिन क्लास के अंदर जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना तो उसे फंक्शन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं हम मेथड। तो एक मेथड डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमने कोई मेथड बना दिया स्टूडेंट, ये एक मेथड हमारा बन गया इस क्लास के अंदर, लेकिन इस मेथड में कुछ हो नहीं रहा है
तो इसमें कुछ कराने के लिए हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जो बनाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से, एंटर मारते हैं और अब ये सेमी कॉलन गलत हो गया है। हम सबसे इजी काम करते हैं जो होता है एक प्रिंट, और इसे हम कर देते हैं प्रिंट। और ये चीज़ अभी बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, ये अलग बना हुआ है। और सेम बात वही है, वॉइड मेन के अंदर हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, किसी क्लास के किसी मेथड को कॉल करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्लास को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से रिसीव करना होता है। तो क्लास को रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल। इसको मैं थोड़ा सा ईजिली अलग कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो क्लास को बनाएंगे एक वेरिएबल और इसमें अब हम क्लास का नेम सामने दे करके ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से ये क्लास हमारी कॉल हो गई है। अब यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रहा है, तो जब हमने इसमें क्लिक किया यहाँ पर ये वेरिएबल क्लास हो गया है। तो क्लास टाइप का है ये सम, तो हम इसको वेरिएबल ही क्यों रहने दें, इसको कर देते हैं क्लास। अब आप देखो ये वही तरीका है जो तरीका होता है किसी भी बाहर के बने हुए ऑब्जेक्ट को हमें अपने कोड के अंदर कॉल करने का। अब देखो पहले न्यू कीवर्ड का भी यूज़ होता था, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक इंस्टेंस बना लिया अपने कोड के अंदर, वो इंस्टेंस आया है सम के अंदर, एक नया इंस्टेंस, इसलिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते थे। लेकिन डार्ट में अब इस चीज़ की नीड नहीं है, आप लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। इसलिए हम इसको ईजी बनाने के लिए हम न्यू नहीं यूज़ करते हैं। जब ऐसे ही हो सकता है तो ऐसे ही यूज़ हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें अगर ये स्टूडेंट मेथड जो हमने इसके अंदर बनाया हुआ है उसे कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सम है ना, इसी सम के अंदर अब ये स्टूडेंट मेथड ऑलरेडी बन चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे सम डॉट, और डॉट लगाते ही हमें इसके सारे अंदर की प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी और यहाँ पर आप देखोगे तो स्टूडेंट भी दिख रहा है। तो हम स्टूडेंट में आकर मार देंगे एंटर और ये स्टूडेंट हमारा कॉल हो गया। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो जो स्टूडेंट ये था वही काम ये भी करेगा। आप यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। देखो सम डॉट, ये रोल नंबर और ये नेम, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिफाइन करी थी, वो अब इस इंस्टेंस में भी आ गई हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इन्हें हम चेंज अभी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसमें चेंज ना हो पाए। तो देखो उसको भी करने के लिए अभी हम कर देते हैं, पहले आपको इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं। नेम इज इक्वल टू निश्चित कर दिया हमने और इसको कर देते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पर कॉल्ड की बजाय हम लिख देते हैं वही नेम और यहाँ पर वैसे ही हम लगा देंगे $। और अब यहाँ पर वो नेम प्रिंट होगा जो नेम इसको हम देंगे। तो इस मेथड को कॉल, स्टूडेंट मेथड को कॉल करने से पहले हमने नेम दे दिया निश्चित, सम डॉट नेम, यानी कि इस क्लास, ये वाली क्लास के अंदर जो नेम था उसकी वैल्यू हो गई अब निश्चित। तो जब निश्चित हो गई है उसकी वैल्यू, तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करेगा स्टूडेंट निश्चित। एक बार कॉल करके देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आएगा। ये आ गया स्टूडेंट निश्चित, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हम यहाँ से कोई वेरिएबल को ना चेंज कर पाए क्योंकि हमने ये क्लास बना दी है और यहाँ से हम इसको ना चेंज कर पाए, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसी कॉन्सेप्ट्स में से एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम वेरिएबल को बना देंगे प्राइवेट वेरिएबल। तो अब जब हमने इसे प्राइवेट वेरिएबल बना दिया है तो हम इसे इसके बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने इसको यूज़ किया था अब हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे और ये एरर देने लगेगा। तो ये एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इन चीज़ों को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास और कंस्ट्रक्टर के उसे हम करते हैं, तो इसलिए हम इसको अभी प्राइवेट वेरिएबल नहीं बनाते हैं, इसको नॉर्मल वेरिएबल ही रहने देते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ये एक क्लास है एंड ये उसका मेथड है, क्लास के अंदर मेथड है। तो हमने क्लास का एक इंस्टेंस बनाया और उसमें अंदर वेरिएबल को भी हम चेंज कर सकते हैं और उसी इंस्टेंस के थ्रू हम उस क्लास के उस मेथड को कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नेम हम वही रखते हैं जो हमारी मेन क्लास का नेम होता है। क्लास का नेम है क्लास, कैपिटल C के साथ। तो हम लिखेंगे क्लास और ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। सेम क्लास का सेम नेम होगा। तो अब जब हम इसे कॉल कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर नहीं कॉल कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर।
और इसके एग्जांपल के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे एक नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और हम डिफाइन करेंगे एक रोल नंबर तो जो कि होगा इंटीजर टाइप का। ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम इज इक्वल टू नेम, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे रोल नंबर। क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऊपर मैंने नेम दिया, रोल नंबर दिया, ये एक वेरिएबल बस डिफाइन कर दिया है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये गलत जगह पर आ गया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है उसी क्लास का, तो एक नया नेम लिया है, नया रोल नंबर लिया है और उसको हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये भी नेम, ये भी नेम, हम इसका चाहते तो नाम अलग से रख सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ऐसा ही रखा है। देखो एक कीवर्ड होता है दिस, तो दिस लगाने से क्या होगा, ये इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, दिस डॉट नेम, दिस डॉट रोल नंबर। तो ये जो मेथड को कॉल, ये जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करके नेम आया है, ये नेम जाएगा इस क्लास के नेम वेरिएबल में, और ये जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करके रोल नंबर आया है, ये रोल नंबर जाएगा इस क्लास के रोल नंबर में। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये तो मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको डाउट ना रहे कहाँ पर क्या कॉल हो रहा है। तो देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो रहा है बिल्कुल एक किसी फंक्शन की तरह। फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हमें पास करने पड़ेंगे, वो वेरिएबल आएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम इसको स्टोर कर देंगे उस क्लास के वेरिएबल में, उसी तरह से जैसे हम और वेरिएबल्स के साथ करते हैं। अब देखो ये ऊपर यहाँ पर क्लास को कुछ इसको प्रॉब्लम बता रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर हमने जो दो वेरिएबल डिमांड किए हैं वो वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें दोनों वेरिएबल को देना पड़ेगा। तो पहला वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में हम नेम दे देते हैं, नेम हमने दे दिया निशित। और दूसरा वेरिएबल है हमारा रोल नंबर, रोल नंबर है इंटीजर, तो हम रोल नंबर कुछ भी दे देते हैं इसको, और अब ये फाइन हो जाएगा। इस तरह से हमने दो वेरिएबल दे करके इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, क्लास को नहीं कॉल किया। अब ये जो पूरी कंप्लीट क्लास थी ना, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की वजह से उसका इंस्टेंस ये सम नेम के वेरिएबल में बन जाएगा। जब सम नेम के वेरिएबल में बन जाएगा तो बाकी सारे काम वही होंगे, हम उसके अंदर की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और रन करूं, जबकि हमने यहाँ पर निश्चित नहीं दिया, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर में दे करके कॉल किया था, फिर भी हमारा आउटपुट सेम वही आएगा। यही फ़ायदा है इसका कंस्ट्रक्टर बनाने का। कंस्ट्रक्टर के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो आपको आगे वाली वीडियोस में पता चलते रहेंगे। अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसको हम इजी कैसे बनाएं। तो देखो इतना तो हमने ये बना लिया था, लेकिन अब इसमें दिक्कत यही आ रही है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है। देखने में क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले हम वेरिएबल ले रहे हैं, फिर उसको वेरिएबल को इसी वेरिएबल में डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं, बीच में हमें कुछ भी करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे असाइन कर देंगे और इन सब चीज़ों से रीड मिल जाएगी हमें। अब यहाँ पे इंट रोल नंबर जो नया वेरिएबल बनाया था उसकी जगह हम सीधे सीधे लिख देंगे दिस डॉट रोल नंबर, और यहाँ जो नेम हमने नया बनाया था उसकी जगह हम सीधे सीधे लिख देंगे दिस डॉट नेम। तो अब ये बन गया है सेम काम करने वाला कंस्ट्रक्टर, और कितना ईजी है एक ही लाइन में। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे जहाँ पर क्लास डिफाइन करते हैं वहाँ पर ही हम इसे रखते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें समझने में ज़्यादा अच्छा लगे। जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ये कंस्ट्रक्टर जस्ट क्लास के नीचे डिफाइन करना, तो जब हम दोबारा कभी उस कोड को पढ़ते हैं तो हमें सीधे सीधे कंस्ट्रक्टर वहीं पर दिख जाता है, तो नीचे हमें सर्च नहीं करना पड़ता। और ये वेरिएबल बाद में भी डिफाइन होते रहेंगे, फिर भी कोई इशू नहीं है, वो अपने आप सॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम क्लास बना सकते हैं, क्लास का नेम कैपिटल लेटर में होगा, और क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसके बाद हम वेरिएबल दे सकते हैं, और क्लास के अंदर बनाए हुए फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड हमने बनाया है उसे हम मेथड बोलेंगे, ना कि फंक्शन, क्योंकि जब ये क्लास के अंदर आता है तो ये मेथड होता है, होता सेम वही है, लेकिन फिर भी इसे बोलते मेथड है तो हम मेथड ही बोलेंगे। तो ये बात हो गई कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता कैसे है। लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका यूज़ केस, वो मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाता हूँ, वो भी रियल वर्ल्ड चीज़ में। और वो जो प्रोजेक्ट मैं अभी शुरू करूँगा उसको ख़त्म करूँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट वीडियो होने वाला है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर, फ्यूचर, एसिंक एंड एवेट को लेकर के। उसमें मैं आपको HTTP रिक्वेस्ट भी बताऊंगा, कैसे हम API को कॉल करते हैं, जेसन पार्सिंग भी बताऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर दे सकूं, ताकि जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी ना, तब तक हमारे पास बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ VS कोड पर, और उसमें जा करके मैं 2 स्क्रीन्स बना लेता हूँ, और उसके बाद आपको मैं वहाँ पर ही मिलता हूँ। सो यहाँ पर बना कर रखा है मैंने अब एक प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस इसलिए बनाया है ताकि हम उसमें देख सकें कि जो अभी तक हम कर रहे थे क्लासेस का, कंस्ट्रक्टर का यूज़, वो इसमें हम कैसे करेंगे। तो देखो ये एक मेन पेज है, मेन पेज में बस बॉडी का रेफरेंस दे दिया आपने दूसरे पेज का। अब आपको अगर नहीं पता है कि ये पेज कैसे बना रहे हैं, विजेट कैसे बना रहे हैं, स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट जो हमने यहाँ पर बना के रखा है, इसमें क्या फ़र्क है, तो अभी इसको बिल्कुल भी माइंड मत करना। बस आप इतना समझ लो कि चाहे आप स्टेटफुल विजेट बनाओ या आप स्टेटलेस विजेट बनाओ, एक विजेट एक पेज, एक विजेट आप बनाओगे वो एक पेज को रिप्रेजेंट करेगा आपकी ऐप में। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी जब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे अगला वाला, तब से हम सारी चीज़ें बेसिक आपको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो जब हम बताएंगे तब आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। और अगर आपको अभी नहीं आता है ये, तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि अगर आपने एक विजेट बनाया है तो वो एक सिंगल स्क्रीन है। ठीक है, आज की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में मैंने बना रखा था एक स्टेटलेस विजेट, जो हमें बना मिलता है, सारा कमेंट उसका हटा दिया, और बॉडी में सिर्फ ये रेफरेंस दे दिया है टाइल का। ये टाइल्स एक पेज बनाकर रखा है मैंने यहाँ पर, तो ये क्लास है टाइल्स, इसका रेफरेंस वहाँ पर दिया था। तो जो मेन ऐप है उसकी जो बॉडी होगी उसमें ये स्टेटफुल विजेट चलेगा। ठीक है, तो जब स्टेटफुल विजेट चलेगा तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, देखो ऊपर एक क्लास इंपोर्ट करी है। ये मटेरियल ऐप तो डिफ़ॉल्ट है, तो मटेरियल की हमको क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है। एक ये भी इंपोर्ट करी हमने, ये है कॉलिंग कंस्ट्रक्टर डॉट डार्ट, ये हमने बना कर रखा है। तो आगे से ना समझकर हम इसको जरा पीछे से समझते हैं। देखो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना कर रखा है ये हमने, जो सबसे ऊपर है, ये कंस्ट्रक्टर बना कर रखा है। अब ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का है कि देखो हम इसको इस तरह से कॉल करेंगे, जो पहला पैरामीटर हम इसमें देंगे वो होगा एक स्ट्रिंग टाइप का, वो रिप्रेजेंट करेगा नेम को, और जो दूसरा पैरामीटर हम इसमें पास करेंगे वो होगा इंटीजर टाइप का, और उसको हम स्टोर करेंगे रोल नंबर में। तो ये 2 पैरामीटर हमारे कंस्ट्रक्टर में होंगे। कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसी काम आता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने इसका डिफाइन कर दिया। अब इसे हम यूज़ करेंगे कहीं और, ये कंस्ट्रक्टर डॉट डार्ट जो है इसे हम कहीं और यूज़ करेंगे। तो यूज़ हमने कहाँ पर किया, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट कर लिया है, एक नया पेज बनाया कॉलिंग कंस्ट्रक्टर के नाम से, और इसमें हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको कोई स्क्रीन तो दिखानी नहीं, इसलिए हमने कोई भी विजेट नहीं लगाया, ये प्योर डार्ट का पेज है। तो अब इसमें क्या है, एक क्लास बनाई, जैसा अभी हम पीछे एग्जांपल देख रहे थे डार्ट पैड के ऊपर, एक क्लास बनाई कॉन्स्ट लिस्ट नाम से, कंस्ट्रक्टर की लिस्ट के नाम से। तो कॉन्स्ट लिस्ट में सी देखिए आप कैपिटल है, क्योंकि ये हमको कैपिटल ही रखना था। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर ये 2 वेरिएबल हमने फिर से बनाए हैं, एक नेम के नाम से, एक रोल नंबर के नाम से। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग थे, ये सेपरेट फाइल में है, और ये दोनों अलग हैं, ये सेपरेट फाइल में है। ये वेरिएबल इस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किए हैं, और इसका एक मेथड बना है लिस्ट नेम, और एक मेथड बना है लिस्ट रोल नंबर। तो अब ये लिस्ट नेम और लिस्ट रोल नंबर जो काम कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हमने नीचे एक लिस्ट बना करके रखी है। तो ये जो लिस्ट बना कर रखी है, ये एक स्टूडेंट नाम दिया है लिस्ट का, और लिस्ट के अंदर जैसे हम कॉमा से सेपरेट करके सारे एलिमेंट रखते हैं, उसी तरह से हमने रखे हुए हैं। बस यहाँ पर हर एलिमेंट एक कंस्ट्रक्टर टाइप का एलिमेंट है। कंस्ट्रक्टर टाइप का एलिमेंट है मतलब इसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक होगा जो नेम होगा, एक होगा जो रोल नंबर होगा। तो ये हमारी लिस्ट यहाँ पर रेडी है। लिस्ट में कुछ भी नहीं है, बस कंस्ट्रक्टर है। अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो जब हम इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे ना, तो ये तरीका ही होता है किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। अभी पीछे हमने डार्ट पैड में देखा था हम कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, अंदर जो पैरामीटर देने होंगे वो पैरामीटर देके हम पास कर देंगे, तो वो वैल्यू जो हमने दी है वो वहाँ जाके उसके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
सेम काम यहाँ पर हो रहा है। ये एक तरीके की कॉलिंग है। तो फर्स्ट एलिमेंट एक कॉल करेगा, सेकंड एलिमेंट एक कॉल करेगा, थर्ड एलिमेंट एक कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू नेम है, दूसरी वैल्यू एक रोल नंबर है। तो अब देखो अगर आप, तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं हो गया भाई, हमारे लिए ये कॉलिंग थोड़ी ना दिख रही है, लिस्ट का एक एलिमेंट है। तो ये एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर है हमारी लिस्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरह से टोटल यहाँ पर 7 ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट नेम हमने बनाया हुआ है, ये लिस्ट नेम नाम का मेथड इसलिए बनाया कि लिस्ट के अंदर से उस ऑब्जेक्ट का नेम हम रिटर्न कर पाएँ। तो देखो इस लिस्ट का नाम था हमारा स्टूडेंट, ठीक है, और लिस्ट के अंदर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके। ये भी बात समझ में आ गई। और अंदर कोई इंटीजर नंबर देना होगा। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें 0 देना होगा, सेकंड को एक्सेस करना है तो 1 देना होगा, इसी तरीके से 7th वाले को भी एक्सेस करना होगा तो हमें 6 देना होगा। तो ये हमें कहीं से लेना होगा, तो हमने इसमें मेथड में दे दिया है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो वहाँ से हम इसमें इंडेक्स दे के भेजेंगे कि किस इंडेक्स की वैल्यू को हमें कॉल करना है। ठीक है, और कॉल करके हमें क्या देखना है? उसका नाम। देखो जिसे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो इसमें एक नेम होगा, एक होगा रोल नंबर। तो जो नेम है उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न कीवर्ड है, एक मेथड है, उससे हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं और वो रिटर्न हो जाएगा। मेथड को कॉल करेंगे हम इंडेक्स दे करके। ठीक है, सेम वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये रोल नंबर का मेथड बना रखा है और यहाँ पे भी हम इंडेक्स देंगे और यहाँ पे उसका बस रोल नंबर कॉल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हम रिटर्न करें। अब बात आती है कि ये हमें कहीं से कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल हम कहाँ से करेंगे? कॉल करने के लिए ये टाइल्स वाला जो विजेट है ये हमने बना रखा है। इसमें देखो सबसे पहले तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर को। आपको थोड़ा सा फजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखोगे उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नाम बड़ा है इसका। तो देखो ये कंस्ट्रक्टर था, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके थे और कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी बस यहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमें इसको बाहर तो कहीं भेजना नहीं है, तो हमें बस कंस्ट्रक्टर को यहीं तक रखना है। जो कंस्ट्रक्ट फाइल है हमारी उसको बस यहीं तक रखना है। तो हमें जब आगे कहीं एक्सेस करना होगा तो हमें कंस्ट्रक्ट को नहीं एक्सेस करना पड़ेगा, हमें ये कॉलिंग कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा जिसके अंदर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलिंग कंस्ट्रक्टर को ही हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, हमें अब इसको इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे हमने देखिए इसको इनिशियलाइज किया है, सेम उसी तरह से हमने उसका एक इंस्टेंस बनाया है अपने इस विजेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर, विजेट की इस स्टेट के अंदर। तो अब क्या करेंगे, देखो ये लिस्ट जो है ये कोई भी नाम है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने लिस्ट नाम इसलिए दिया क्योंकि हम इसे एक लिस्ट व्यू में दिखाने जा रहे हैं, तो लिस्ट का हर एक ऑब्जेक्ट इससे हम बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वही चीज़ें, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एक स्कैफोल्ड को हमने रिटर्न किया हुआ है और रिटर्न में हमने बॉडी दी है, ऐप बार नहीं दिया। ऐप बार दे भी सकते हैं, ऐप बार की कोई नीड नहीं थी इसलिए ऐप बार नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने बॉडी दी है, बॉडी में लगाया एक लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर देखो क्या काम करता है कि आप इसमें एक लेंथ दे सकते हो। आप इस विजेट इन सारे विजेट्स के बारे में आप जा करके फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ इतना बहुत है जितना मैं बता रहा हूँ। इसमें बस ये होता है कि आप कोई लेंथ दोगे, आइटम बिल्डर में आप ऑब्जेक्ट दोगे, तो जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दोगे वो उसको बनाता रहेगा और जितनी लेंथ आपने जितने काउंट दिया होगा उतने काउंट तक उसी आइटम को वो दिखाता रहेगा। आइटम काउंट में तो हमने ये दे दिया लिस्ट डॉट स्टूडेंट डॉट लेंथ। तो देखो लिस्ट मतलब कि इसका इंस्टेंस, और इंस्टेंस में एक मेथड था स्टूडेंट, एक्चुअली एक लिस्ट थी स्टूडेंट। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लिस्ट थी स्टूडेंट और स्टूडेंट की कुछ लेंथ रही होगी। अब जब हम एक लिस्ट की लेंथ निकालनी होती है तो हम सेम ऐसे ही तो करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लेंथ लिख देते हैं, तो हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाती है जितनी भी उस लिस्ट की लेंथ रही होगी। तो हमारी ये तो लिस्ट हो गई, ये हो गया क्लास का नाम, उसके अंदर रखी हुई ये लिस्ट, तो ये टोटल हमारी लिस्ट हो गई डॉट लेंथ। तो ये हमको एक वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा वो आइटम काउंट बन जाएगी हमारी। तो इतनी बार हम उसको काउंट करेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी आइटम बिल्डर।
आइटम बिल्डर क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट लेता है। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बाद में आपको बता देंगे, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, बहुत परेशान कर देती लोगों को। तो कॉन्टेक्स्ट का भी कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर कर देंगे। और साथ में एक ये वैल्यू होती है इंडेक्स। इंडेक्स तो नाम इसको दे रखा है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ये बिल्कुल लूप की ही तरह चलता है, 0 से स्टार्ट करेगा और वहाँ तक चलेगा जितनी काउंट आपने यहाँ पर दी होगी। तो इसकी वैल्यू हर लूप में बदलती जाएगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। इस तरह से जितनी भी लेंथ आपने इसमें दे रखी होगी उतनी बार ये लूप चलेगा, इसके अंदर वाला ये जितना ये रिटर्न कर रहा है। अब देखो, अब हम रिटर्न करेंगे एक लिस्ट टाइल। एक टाइल ही हम एक ही बार रिटर्न करेंगे और जितनी हमने ऊपर इसमें दे रखी है ना काउंट, उतनी बार वो चलेगा। अब लिस्ट टाइल में ये सारी चीज़ें तो हम पिछले वाली वीडियोस में देख चुके हैं। टाइटल होता है, सब टाइटल होता है। तो देखो टाइटल में क्या किया है, टाइटल में मैंने ये डिफाइन कर दिया है लिस्ट, यानी कि उसी क्लास का नाम, उसके अंदर का मेथड लिस्ट नेम, और ये मेथड लेता है हमसे टाइटल नंबर, टाइल नंबर। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया इंडेक्स। तो जो इंडेक्स इस समय चल रहा होगा उसी इंडेक्स की टाइल को हमें रिटर्न कर दें। ठीक है, ये लिस्ट नेम वाला था तो नेम रिटर्न करेगा, और सब टाइटल में हमने रोल नंबर कॉल कर लिया है तो वहाँ पे हमें रोल नंबर मिल जाएगा। और जब हम इसको चलाते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है हमारे पास। तो ये देखिए टाइटल में नाम है और सब टाइटल में रोल नंबर है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में काम करती है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था। अब इसका एक बहुत बड़ा यूज़ केस और भी है इन कंस्ट्रक्टर्स का। देखो क्लासेज एंड कंस्ट्रक्टर का यूज़ आपको पड़ता है ज़्यादातर जब आप जेसन को पार्स करते हो। अब देखो जिन्हें नहीं पता जेसन क्या होता है उन्हें बता देता हूँ कि जेसन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट देखो क्या एक लिस्ट है, ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। ये हमें तब मिलती है जब हम किसी एपीआई को कॉल करते हैं, यानी कि हम इंटरनेट से जब किसी भी वेबसाइट से या किसी भी एड्रेस से कोई डेटा फेच करते हैं तो वो डेटा आता है हमारा इसी फॉर्म में। जब इस फॉर्म में डेटा आता है तो अब जब एक लिस्ट मिलेगी आपको पूरी, और ये पूरी होती है स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग्स से इसको कन्वर्ट किया जाता है और इस लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट नंबर 1 है और उसके नीचे ये एलिमेंट नंबर 2 है, सारे कॉमा से सेपरेटेड हैं। अब इस एलिमेंट के अंदर की वैल्यू के पेयर रखे हुए हैं, आईडी 1 है, नेम कुछ है, यूज़र नेम कुछ है, ईमेल कुछ है, और उसके बाद एड्रेस में भी आप देखो अंदर ये की वैल्यू दी हुई है, ये इतना बड़ा इसका एड्रेस दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्लास और कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो देखो कुछ फ्री एपीआई होती हैं, जैसे कि एक ये वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। तो जेसन प्लेस होल्डर में क्या होता है, ये आप कुछ एपीआईज देते हैं जो बिल्कुल फ्री टू यूज़ हैं, आप कहीं से भी इन्हें कॉल कर सकते हो। पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटोज़, टू डूज। तो जो अभी हमने खोल रखी है ये पोस्ट वाली खोल रखी है। तो इसी तरीके से आपको एपीआई मिल जाएगी, उससे आप जेसन भी पार्स कर सकते हो। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बट एज एन असाइनमेंट आप इसको ट्राई करने की, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे होना अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।